गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कर रहे हैं रिवीजन, माने पुनः एक बार फिर से। तो कुछ बच्चे जो हैं सबसे पहले जब क्लास हुई तो कोई नहीं देख पाए हैं या वीडियो देखे भी हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप जो पहले पढ़े थे उसको रिपीट किया जा रहा है, तो जो पढ़े हैं वे नहीं देखे। अभी से आज से इस पढ़ाई के बाद आपको इसका समग्र माने पाठ से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप पूरा पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उसके लिए यह। अब इसमें मैं सामने जो आपको दिखा रही हूँ ये बुक है, आपके पास भी बुक है। आप बुक से पहले देखेंगे, आप नोट्स बनाए हैं और जो नहीं बनाए हैं तो अभी बनाएंगे। आपको विस्तृत जानकारी देने का तात्पर्य यह है कि आज के बाद या कभी भी किसी भी प्रकार से इससे संबंधित जानकारियां यदि आपके प्रश्न में हैं तो आप उसका उत्तर जान पाएं। ऐसा नहीं है कि आपको इतना लंबा पढ़ाने के बाद आपको ये कोई मतलब का नहीं है, ये सोचकर 2-4 चीज़ें जो आप प्रश्न उत्तर लिखे हैं सिर्फ उसी को देखें। और अभी पढ़ते समय भी आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि आपको अक्षरशः मिलान करके इसी प्रकार पढ़ना भी है। इसमें जीवन परिचय है। आपको जब प्रश्न दिया जाता है निम्न में से किसी एक कवि का या नाम दिया रहेगा ये अथवा ये कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय से तात्पर्य है उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में क्या क्या किया है इसकी जानकारी हमें है। और हम अपनी कक्षा 11वीं की सिलेबस माने जो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं उसमें जितनी जानकारियाँ दी है वो हमको मालूम है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है प्रेमचंद जी का चित्र दिख रहा है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में समग्र जानकारी आपको मिलने वाली है। इनका मूल नाम था धनपत राय। इनका जन्म 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आप 6वीं 7वीं में भी जब कहानी पढ़े तो आपको जानकारी मिली थी। तो आज अपने स्तर पर माने 11वीं के स्तर पर आप मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय में सबसे पहले उनका मूल नाम, जन्म और इनकी मृत्यु सन 1936 में। तो आप इस प्रकार से अभी जो नोट्स नहीं बना पाए होंगे इसी पढ़ते समय ही आप नोट करेंगे। जन्म मृत्यु हो गया। प्रमुख रचनाएं में ध्यान देंगे। अलग अलग रचनाएं इनकी उपन्यास है, कहानी संग्रह है, बहुत प्रसिद्ध इनकी रचनाएं और इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं जिसमें से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये है उपन्यास। आपको पढ़ते समय ही ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी रचना है, उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर, ये 8 खंड में विभाजित है। गुप्तधन, ये कहानी संग्रह है इनकी जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी की संग्रहित है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक है जिसका मंचन भी किया जा सकता है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये है निबंध संग्रह, माने इसमें इनकी रचना है और आप इन सबसे इनके लिखी हुई रचनाओं से अवगत हो सकते हैं। ये सब स्टोरिंग भी है, माने ये रचनाएं आप चाहे जैसे सेवा सदन है तो ये इनके उपन्यास आप जब निकालेंगे तो उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। ये हुआ इनकी प्रमुख रचनाएं। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। आपको पहले पाठ पढ़ते समय भी बताया गया कि साहित्यिक विशेषताओं में जैसे इसमें आपको पूरी साहित्यिक विशेषताएं बता दी, उसमें से कोई 3 आपको सेलेक्ट करके लिखना है। तो 3 में ऐसा नहीं है कि एक ही वाक्य में खत्म करना है, आपको कम से कम 3-4 लाइन का एक बनाना है। जैसे प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की, अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। यहाँ तक में हुआ एक
इसमें से यदि आप चाहें कुछ पंक्तियां आपको उसमें शॉर्ट करते माने छोटा करते बन रहा है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन इतनी चीजों का उसमें समझ, ऐसा नहीं कि कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं और एक खत्म जी। उसके बाद दूसरा है, वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे और इसके कारण उन्हें सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में राजनीतिक संघर्ष बनकर सामने आया। ये हुआ दूसरी साहित्यिक विशेषता। और अब है तीसरी साहित्यिक विशेषता। तो आपको जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, ये साहित्यिक विशेषताओं में से आप नीचे जो और भी दी गई है किसी भी एक को भी चुन सकते हैं। तीसरी साहित्यिक विशेषता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। ये हुई एक और साहित्यिक विशेषता। इसी प्रकार से बहुत सारी इसमें साहित्यिक विशेषताएं दी है और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके 11th के पेपर में ही आएगा। आपको ये जानकारियां पूरे समय माने आगे चलकर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कुछ पढ़ने लिखने या साहित्यिक जानकारियां हैं उसमें ये महत्वपूर्ण है। वस्तुतः प्रेमचंद जी पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से तात्पर्य है कि पहले ये सब चीज होता था लेकिन व्यावहारिक नहीं था। माने निचले स्तर के, हम जो सामाजिक निम्न स्तर के लोग हैं वे जानते ही नहीं थे कि ये क्या होता है। इन्होंने बहुत से इसमें लेखन कार्य किया, तब लोग उपन्यास पढ़ पाए, कहानियों को जान पाए। कहानियों के माध्यम से सामाजिक विचारिक संघर्ष जो था, विचारों में सुधार आया, क्योंकि बहुत सी कहानियां इनकी जाति प्रथा और जो वर्ग भेद था, जमींदारी प्रथा, किसानों के साथ जो इनकी कहानियां जो थी उसने समाज पर बहुत प्रभाव डाला। इनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना हुआ है। से तात्पर्य बहुत सारी चीजें इन्होंने कल्पनाओं में भी की है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। माने बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं जिसके माध्यम से समाज में सभी वर्ग माने बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी को इससे कुछ प्रेरणा मिलती थी। पंच परमेश्वर आपने सुना होगा, इसमें पंच परमेश्वर में कहानियां जो छोटी छोटी होती हैं, एक एक दिन अलग अलग कहानियों में बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास जो था, आप यदि आपको समय मिलता है तो आपको चाहिए कि पढ़कर देखिए इनमें किस प्रकार बहुत अच्छी व्यावहारिक रचनाएं हैं। सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अद्भुत रूप में सामने आए। यथार्थ माने वास्तविक। जीवन में बहुत सारी चीज ऐसी है जो केवल कल्पना रहती है, हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो समझ कहाँ से पाएंगे। किंतु ये ग्रामीण स्तर, जो निम्न स्तर के लोग थे, जो जमींदारी प्रथा से प्रभावित, उनके यथार्थ माने वास्तविक जीवन में जो होता है, जैसा हम अपने दैनिक दिनचर्या में अनुभव कर पाते हैं, उन्हीं चीजों को इन्होंने महत्व दिया। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों से क्या तात्पर्य है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किसानों की जो स्थिति थी, क्योंकि शिक्षा का स्तर उस समय इतना ऊंचा नहीं था, लोग अपने लिए सीमित विचार रखते थे, तो जब जान पाए, समझ पाए कि इस प्रकार की कहानियों से, तो उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। समस्याओं और अंतर्विरोधों का अंततः एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती थी, बहुत अच्छी तरीके से, कि जिस प्रकार हम घर में अपने परिवार में रहते हैं,
ऐसे ही पात्रों के जरिए वे इन कहानियों में इन चीजों को समझा देते थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां जो भी हम पढ़ेंगे, बाद की उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम हो गई। माने केवल आदर्श को ही नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में जो चीजें हमारे समाज में हैं उन चीजों को उन्होंने दर्शाया। ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता, माने हम चाहे ना माने ये चीजें हैं। जैसा कि हम इस कहानी में भी पढ़े कि घर में अभी भी यदि बताया जाए कि महीने भर का तनख्वाह 5,000 है, लेकिन किसी का जल्दी काम कराने के चक्कर में वो ऐसे ही काम निपटाने के लिए 2,000 देगा। अगर 4 दिन 2,000 देगा, कोई अपना काम निपटाने के लिए 1 महीने में 4 दिन भी आप रिश्वत लेते हैं तो महीने का जो तनख्वाह मिल रहा है उससे ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही यथार्थ माने वास्तविक चीज जो प्रैक्टिकली हमारे साथ होता है उन चीजों को उन्होंने दर्शाया है। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां उनकी इसके सुंदर उदाहरण हैं। नमक का दरोगा, ये प्रथम प्रकाशन हुआ कब? 1914 में। माने जिस समय स्वतंत्रता के बाद भारत में आवश्यकता थी बहुत ज्यादा किसानों की तरफ ध्यान देने की। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुखी आदर्श को प्रस्तुत करने वाला यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए कुछ एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। माने धन, रुपये पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं उनके लिए एक अच्छा उदाहरण है। धन और धर्म माने रुपया पैसा और अपने कर्तव्य को हम क्रमशः सद्वृत्ति, माने धन तो आवश्यक है ही, लेकिन धन के लिए हम अपना सब कुछ उसके पीछे न लगाएं। असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहे हैं? हम पहले ही कहानी पढ़े ना, पंडित आलोपीदीन किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? धन का महत्व दर्शाते हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं। मुंशी बंशीधर ये किसको दर्शा रहे हैं? धर्म को, कि अपने कर्तव्य से पीछे न हटे। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के कारण जब आलोपीदीन अपने धन की महिमा माने रुपये पैसे का महत्व जो बता रहे हैं तो उन्हें नौकरी से मुअत्तल माने निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। किंतु बाद में, मतलब अच्छा उदाहरण ये दिए हैं कि घर के लोग भी कंझा रहे थे, उसके पिताजी को ये लग रहा था कि कहाँ इतना किया, इसके कारण नौकरी भी चली गई। बल्कि ले लेता तो रिश्वत भी मिला रहता और नौकरी भी बनी रहती। ये जो हमारी सामाजिक मानसिकता होती है कि अपनी लिमिट तक ही सोच पाते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण रखा है। कहानी के अंत में स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। साल भर के लिए उसको आने जाने घूमने के लिए गाड़ी भी मिल जाती है और उसकी पूरी संपत्ति माने जितनी उनकी संपत्ति है उसका मैनेजर, जो कहाँ क्या होना चाहिए, देखभाल है, कितना सब कुछ है, माने पूरी उसकी संपत्ति का ही वो मैनेजर बन जाता है। तो ये एक उदाहरण है कि अपने कर्तव्य पर डटे रहने, प्रार्थना बनाए रखने, कर्तव्य पर रहने से बहुत अच्छा परिणाम होता है। ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाता है। कैसा कि पकड़ाए, मतलब ये कि वो चाहता तो चुपचाप लेता, पकड़ाता नहीं और उसी प्रकार उसकी नौकरी चलती रहती। किंतु ये एक आदर्श, तो चारों तरफ से बुराई नजर आने लगती कि देखो पकड़ा गया और पैसा भी इसको नहीं मिला। इससे उन्होंने एक आदर्श क्या स्थापित किया कि अपने कर्तव्य पर डटे रहे, सही कार्य किया और बाद में जो मैनेजर का पोस्ट उसने दे दिया तो उससे यह साबित हुआ कि थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से हम न डगमगाएं तो हमारा जीवन उत्तम ही रहेगा। घर परिवार और जो रिश्तेदार हैं वे अपने ओर से जो भी हिदायत दे रहे हैं, जैसा कि उसमें कहा गया उसके पिताजी जो भी कहते वह सुनता, किंतु उसने
अपने अनुसार ही निर्णय लिया। इस प्रकार अपनी अच्छाई पर बने रहें, अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो और अपने कार्य को करते हुए सही समय पर कार्य करें।